आज जेएनयू की वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि मैं चमार नहीं एक इंसान हूँ। जेएनयू ने मुझे एहसास कराया, किसी ने मुझे एहसास नहीं कराया। ये वाक्य एक नहीं हजारों इस तरह के वाक्य हैं। इस तरह का जेएनयू था। इस जेएनयू को अगर आज यूनिवर्सिटी दुनिया बर्बाद करे तो गलत कर रहे हैं। तो प्रोफेसर भी गुलाम है, छात्र भी गुलाम है। तो कहाँ से क्रांति की बात आ गई, कहाँ से नए आइडियाज की बात आएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप प्रोफेसर भी बने तो गुलाम प्रोफेसर बने। वो चाहते हैं कि आप क्लर्क भी बने तो गुलाम क्लर्क, वो चाहते ही क्लर्क बने। आप जेएनयू छोड़ के भाग गए थे, आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता था। आज जो भी आप विक्रम को देख रहे हैं वो केवल और केवल जेएनयू का योगदान है। अक्सर एक गलतफहमी पाली जाती है कि मैं अपर कास्ट का विरोधी हूँ, कि अपर कास्ट के टीचर ही नहीं मुझे बहुत मदद, ज्यादातर ब्राह्मण, तब भी तो मैं ऐसे रेडिकल था। तो हमारे अपर कास्ट के टीचरों ने मुझे बहुत मदद किया। प्रोफेसर हरबंश मुखिया सर मुझे 2 सेमेस्टर का फीस पैसा दिया। मुझे ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश सीखने के लिए पैसा दिया। हमारी क्लास में निविता कुकरेती ब्राह्मण लड़की है, आज आईपीएस है। वो मुझे अपने हॉस्टल गोदावरी हॉस्टल में बुला करके मुझे इंग्लिश सिखाते थे। तो मतलब ये माना जाए कि आप मतलब किसी कास्ट के विरोधी नहीं, आप जो व्यवस्था है उसके विरोधी। हाँ बिल्कुल, मैं 2-4 यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती ही नहीं है। कि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्या जेएनयू का माहौल पूरे मतलब देश में बिल्कुल अलग है? हाँ बिल्कुल अलग, कि तुम्हारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। आप राम और कृष्ण को जेल भेजने की बात करते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को। मैंने न किसी का अपमान किया है, न मैं किसी का अपमान करने की बात कहता हूँ। मैं उनके नैरेटिव को तोड़ता हूँ, मैं उनके वर्चस्वतावादी विचारधारा को तोड़ता हूँ। एक ऐसी विचारधारा जो जातिवाद पर आधारित है, जो ब्राह्मणकल सोशल ऑर्डर पर आधारित, उस विचारधारा को तोड़ने की वजह से उनको लगता है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। वो सिर्फ आप हिंदू धर्म की क्यों? आप भी उन्हीं पत्रकारों की तरफ बात कर रहे हैं। मैंने बताया उस नैरेटिव को सेट क्यों कर रहे हैं आप। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रोफेसर जिसे एक जिले का पुलिस कमिश्नर मोहल्ला टाइप नेता बताता है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रोफेसर जिसे तथाकथित हिंदू संगठन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोपी बताता है। एक ऐसा प्रोफेसर जिसने अपने बचपन में गोबराहा रोटी और मरे हुए जानवर का मांस खाकर अपना जीवन यापन करता है। एक ऐसा प्रोफेसर जिसका जीवन बदलने में, जिसे प्रोफेसर बनाने में जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक ऐसा प्रोफेसर जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, जो अपने आप में एक बड़ा नाम माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ का फेलो रहता है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रोफेसर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय में मार्जिनल हिस्ट्री का सिलेबस तैयार करता है और बच्चों के अंदर एक तार्किकता और वैज्ञानिकता का भाव पैदा करता है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन की। प्रोफेसर विक्रम हरिजन का जीवन या कहें गरीबी या दुख का मिश्रण से भरा हुआ है। इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले प्रोफेसर विक्रम असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रोफेसर विक्रम अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें सुर्खियों में रहना पसंद है, इन्हें राजनीति करना पसंद है और ये राजनीति में आने का एक आसान तरीका ढूंढना है। क्या है आरोप, क्या है पूरी बात और क्या है इनके जीवन का असली सच, हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर विक्रम सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। डिग्री देने का मतलब गुलाम पैदा करना। तो प्रोफेसर भी गुलाम है और छात्र भी गुलाम है। तो कहाँ से क्रांति की बात आ गई, कहाँ से नए आइडियाज की बात आएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप प्रोफेसर भी बने तो गुलाम प्रोफेसर बने। वो चाहते हैं कि आप क्लर्क भी बने तो गुलाम क्लर्क, वो चाहते ही क्लर्क बने रहे। हायर जुडिशरी में नहीं देना है। प्रोफेसर बनोगे तो रिसर्च कराओगे, सिलेबस बनाओगे। आपके गांव से गोरखपुर से सफर लेकर और आपका जो जेएनयू तक का सफर रहा है वो बहुत ही कष्टदायी रहा है। आप जेएनयू छोड़ के भाग गए थे, आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता था, आपके बाद प्रोफेसर्स ने काफ़ी हेल्प की। तो आपको प्रोफेसर विक्रम हरिजन या इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में लाने में जेएनयू का क्या योगदान रहा, और आप फ्री एजुकेशन का अक्सर समर्थन करते हैं, उस पर क्या मानना है? जेएनयू का तो बहुत ही योगदान रहा। आज जो भी आप विक्रम को देख रहे हैं वो केवल और केवल जेएनयू का योगदान है। अक्सर एक गलतफहमी पाली जाती है कि मैं अपर कास्ट का विरोधी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपर कास्ट के टीचर ही ने मुझे बहुत मदद की। प्रोफेसर हरबंश मुखिया अपर कास्ट के, कुमकुम रॉय अपर कास्ट के, कुणाल चक्रवर्ती अपर कास्ट ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण है ना, हीरामन तिवारी अपर कास्ट,
ब्राह्मण। योगेश शर्मा मेरे सुपरवाइजर ब्राह्मण। ये कैसा जेएनयू था? तब भी तो मैं ऐसे रेडिकल था। तो हमारे अपर कास्ट के टीचरों ने मुझे बहुत मदद किया और मैं उनका जिंदगी भर ऋण रहूंगा। हमारे बचपन के टीचर अंबिका प्रसाद सिंह, अपर कास्ट ठाकुर, सभापति जायसवाल, जायसवाल समाज से, है ना। बहुत से टीचर रहे जो बचपन में, एक तिवारी सर थे, तिवारी सर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बिमला सिंह मुझे पढ़ाया, हमारी मैडम थी बचपन में। तो हमारे जिंदगी में शिक्षकों का बहुत योगदान है, और वो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि कोई ये कास्ट का हमारे टीचर नहीं रहे। प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर चिन्ना राव। अब विवेक सर ने मुझे पैसा दे करके मदद की, प्रोफेसर चिन्ना राव सर ने मुझे पैसे के साथ साथ एकेडमिक वर्ल्ड में हमें ले गए, पूरे साउथ इंडिया से परिचय कराया। प्रोफेसर हरबंश मुखिया सर मुझे 3 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का फीस पैसा दिया, पूरा सेमेस्टर का मेरे हॉस्टल का फीस भरे। मुझे ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश सीखने के लिए पैसा दिए। जॉय पोचा मैडम हर महीना मुझे 500 रुपया दी, हर महीना मुझे 500 रुपया दी। कहाँ मिलेगा? हमारे क्लास में निविता कुकरेती ब्राह्मण लड़की है, आज IPS है वो उत्तराखंड में। वो मुझे अपने जब क्लास रूम से हम आते थे तो अपने हॉस्टल, गोदावरी हॉस्टल में बुला करके मुझे इंग्लिश सिखाते थे। फॉर इंस्टेंस नदीम ने भी मेरी मदद, उमाशंकर पांडे, उसने मेरी मदद की। तो मैं कह रहा हूँ कि अपर कास्ट के छात्रों ने, विकास पाठक जो हिंदू में कॉरेस्पोंडेंस था, है ना, आपके शिव शक्तिनाथ बख्शी, इस समय राजेश जोशी, सब अपर कास्ट के थे। कुछ तो देखा होगा मुझके अंदर, कुछ तो समझा होगा कि इस लड़के अंदर है। तो अपर कास्ट के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान केवल वहाँ भी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत से अपर कास्ट के टीचरों ने मेरे पिताजी को ऑपरेशन के समय बड़ी मदद किया था। तो मतलब ये माना जाए कि आप मतलब किसी कास्ट के विरोधी नहीं, आप जो व्यवस्था है उसके विरोधी। हाँ बिल्कुल, मैं जो जातिवादी व्यवस्था उसका मैं विरोधी हूँ। तो इस मामले में जेएनयू ने मुझे बहुत अहम रोल दिया, बहुत ही अहम रोल। मतलब मुझे सिखाया कि इंसान किसे कहते हैं। मुझे जेएनयू ने बताया कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। जेएनयू में मुझे समझदारी आई कि हिस्ट्री कैसा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जेएनयू को छोड़ करके 2-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती ही नहीं है। अच्छा, मैं क्यों नहीं समझ पाया? मैं अपने नजरिए से मैं किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना तो जरूर मैं कह रहा हूं कि मुझे जेएनयू नहीं मुझे क्यों सिखाया, मुझे क्यों गोरखपुर यूनिवर्सिटी सिखाने में सफल रहा। नहीं, यही मेरा सवाल है कि हाँ। अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्या जेएनयू का माहौल पूरे मतलब देश में हाँ बिल्कुल अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जेएनयू, यदि आपके अंदर इनिशिएटिव है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी सर्वाइव कर गया, मेरे जैसा कि मैं इकलौता नहीं हूँ। हजारों ऐसे छात्र आते हैं जो गरीब घर के होते हैं, जिसको जेएनयू स्पेस देता है। तो आप जेएनयू छोड़कर भाग क्यों गए थे? मैं बताया ना कि मुझे अंग्रेजी सीखने में दिक्कत हुई, इंग्लिश मीडियम था, मुझे नहीं आता था, और मैं इसलिए भाग गया कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा। एक टीचर ने मुझसे कहा था कि आप जेएनयू छोड़ के चले जाओ क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ भी अपर कास्ट टीचर का बड़ा योगदान है। प्रोफेसर आलोक पांडे जो उस जमाने में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में टीचर थे हिंदी डिपार्टमेंट, उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि तुम दलित हमेशा बहाना बनाते हो कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, जेएनयू में क्या दिक्कत है, पढ़ने से भाग रहे हो तुम। उनका ये ताना और उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम्हारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा, इस एरिया में कहीं एडमिशन नहीं होने। अर्थात उन्होंने कहा कि तुम जाओ, गो बैक टू जेएनयू, गो बैक टू जेएनयू। हाँ, और मैं जेएनयू गया, उन्हीं का ताना मारा, उनका स्टिक वापस आप आ गए वापस। और सर का कहना था कि 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ना पड़े तो तुम पढ़ो, और मैंने पढ़ा। तो आपके पास पैसे नहीं था, गरीबी थी, तो कैसे मतलब सारे टीचर्स नहीं, तो जेएनयू आप गए कैसे, कैसे वहाँ फीस जमा की आपने? फीस में बताया कि हमारे गांव से एक रामजन भैया हैं, एक अनिल आनंद हैं, एक वर्मा हैं, ये सभी हमारे जो एरिया के लोग थे, उन्होंने चंदा दे करके मुझे जेएनयू भेजा। और जब जेएनयू गया तो जेएनयू के प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने पैसा बदला, विवेक सर का नाम लिया, चिन्ना राव सर का नाम लिया, हरबंश मुखिया सर का नाम लिया। मुझे पैसे और ज्ञान दोनों से बहुत ज़्यादा मदद मिली। मैं बताया कि अगर जेएनयू ना होता
3 बार वहाँ पे एक जी पारसारथी फंड होता है। इस फंड को जेएनयू का रेक्टर देता है। रेक्टर जैसे रजिस्ट्रार समझिए, ऐसे रेक्टर का पद होता है। हरबंस मुखिया साहब रेक्टर थे, उन्होंने 3 बार मुझे 5-5 हजार रुपया करके दिया पैसा, जिसको मैं हॉस्टल में फीस भरा 5,000 रुपया करके। एक हमारी अनुभूति मौर्य थी, अनुभूति मौर्य ने मुझे कहा कि तुम ठीक है जितना जेरोक्स कराओ, चूँकि वहाँ पे ट्यूटोरियल हर 15 दिन में देना पड़ता था, हफ्ते में ट्यूटोरियल मिलता था, तो पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी और किताब बहुत महंगी होती हैं। तो उनके लेख हमको लेख मैंने क्या कहते हैं प्रिंट आउट करना पड़ता था या जेरोक्स करना पड़ता था। तो अनुभूति मौर्य ने कहा कि मैं पैसा दूंगी तुम प्रिंट आउट कर। एक दोस्त है, उनका देहांत हो गया। एक वहाँ पे एक्जिम में लाइब्रेरी है और हमारी लाइब्रेरी CHS लाइब्रेरी, वो पूरा डिक्शनरी उठा के दे देते थे। विकास पाठक मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, विवेक सर मुझे आर्टिकल देते थे पढ़ने के लिए। हमारे विवेक सर ने मुझे बहुत सराहा, चिन्ना राव सर ने मुझे बहुत मदद की। चिन्ना राव सर की वजह से मैं साउथ इंडिया के लोगों से जुड़ पाया। तो जेएनयू का तो मैं एहसान कभी भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता, नेवर। आज जेएनयू की वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि मैं चमार नहीं एक इंसान भी हूँ। हमारी दोस्त है मोना दास। मोना दास इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं और मोना एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। ये बहुत दर्दनाक वाकया है। चाय जब पी रहे थे तो मैं अपना चाय स्लो पिया और मोना ने चाय पी कर ख़त्म कर दी। फिर मोना ने मेरी चाय को, जो मैं जुट्ठा कर चुका था, उसको पिया। जब वो पिया तो मोना को शायद ये बात याद नहीं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस समाज में चमार से नीचे सोचा ही नहीं था। और जब मोना ने जूठा पिया ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इंसान हूँ। रोना आता है, मैं अपने आंसू गिरने लगेंगे। ये मोना ने हमको सिखाया। एक रोहित हैं, वो हमको हमारे साथ गए, तो जैसे वहाँ जूठा पी करके मतलब ये बता रहे थे कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। गांव में हमसे पानी लोग नहीं पीते थे, ग्लास अलग रखते थे। आज भी सेम कंडीशन है, आज भी। और जेएनयू के लोगों ने कहा नहीं विक्रम तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। जेएनयू ने मुझे एहसास कराया, किसी ने मुझे एहसास नहीं कराया। ये वाक्य एक नहीं, हजारों इस तरह के वाक्य हैं। इस तरह का जेएनयू था। इस जेएनयू को अगर आज यूनिवर्सिटी दुनिया बर्बाद करे तो गलत कर रही है। ऐसी यूनिवर्सिटी हर जगह पर होनी चाहिए। जो कमिश्नर का मोहल्ला पॉलिटिक्स ना, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की यूनिवर्सिटी हर जगह पर होता। तो अगर कमिश्नर जेएनयू का पढ़ा होता, मुझे नहीं पता कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर होता तो इस तरह की बात नहीं कहता। तो बहुत अच्छा हुआ आपने वो वाकया याद दिला दिया। मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। वो क्या हुआ था जब आपके ऊपर अभी हाल में मुकदमा दर्ज हुआ था हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में जो हुआ, तो आप कमिश्नर के सामने पेश हुए। तो कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर थे उसने आपसे क्या कहा कि क्या उस पर क्या बात थी, वो क्या वाकया था? देखिए, मैं इस माइंडसेट के साथ गया था कि मैं कमिश्नर से हिंदी में बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अपर कास्ट के लोग ये मान लेते हैं कि इस प्रोफेसर की हिंदी नहीं आते, इंग्लिश नहीं आते। तो मैं जब इंग्लिश में बात शुरू किया कि आज लुक आई एम डॉक्टर विक्रम हरिजन, आई एम टीचिंग हियर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मेरे नाम सुनते ही उन्होंने बोला, अरे हाउ कैन यू स्टे हियर, आई शुड नॉट पुट ऑन अ गुंडा एक्ट अपॉन यू। मुझे तुम्हें जेल में भेज देना चाहिए, तुम्हें गुंडा एक्ट करना, दिस इज द मोहल्ला पॉलिटिक्स। इस तरह से उन्होंने मुझसे बात किया। हमारे साथ हमारे कई दोस्त गए थे, उन्होंने भी ठीक से बात की, अपनी बात रखी। तो आई फील कि कमिश्नर साहब ने he was not able to face my questions, rather you can say he was not able to give the answer. मैंने बोला कि I have given this statement on the basis of rules of Hinduism. E.V. Ramaswamy book The Truth of Ramayana. उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा कि सर I teach regularly in the class. It is the 8th year of my department. I am teaching marginal communities in Indian history. करीब 8वां साल है जब मैं इसको लगातार पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो मैं बहस नहीं करना चाहा, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू फेस माई क्वेश्चंस। एंड सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो क्वेश्चन नहीं फेस करते, सवाल फेस नहीं करते। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बहस नहीं करना चाहते। आप बहस करो ना हमसे, मैं तो कह रहा हूँ, आई एम गिविंग द ओपन चैलेंज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म
और हिंदू संगठन, मुझसे बहस करो, जो भद्राचार्य कहते हैं, बहस करो। मैं ये अयोध्या के बाबाओं को कहता हूँ, मुझसे बहस करो, बात करो, मारपीट मत करो। तुम जिस दिन बहस में मुझे हरा देना हिंदू धर्म का, मैं उस दिन से मैं तुम्हारा हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लूंगा। आप अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मिले थे, जो कांग्रेस नेता हैं। क्या आपने उनसे बात की और मुलाकात में क्या हुआ था? देखिए, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बड़ी सुखद मुलाकात है। मैं तो ये मानता हूँ कि राहुल जी ने जिस तरह के सवाल मुझसे किए, आज के प्राइम मिनिस्टर कभी कर नहीं सकते। क्या सवाल उन्होंने किया था कि विक्रम, आप बताइए कि कांग्रेस के अंतर्गत क्या खामियां हैं? क्या कभी नरेंद्र मोदी हमसे पूछेंगे कि बीजेपी में क्या खामियां हैं? मुझे मौका मिला, मैंने बताया। फिर पूछा उन्होंने, किस कम्युनिटी से आते हो? यही शब्द है। मैंने बोला मैं चमार कम्युनिटी। फिर उन्होंने कहा कि माया जी की पॉलिटिक्स में क्या डिफेक्ट है और हमारे में क्या प्रॉब्लम। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इस तरह के सवाल। अच्छा, ये मुलाकात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थी? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में बहुत बदलाव आया है। जिस प्रकार राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका में कई बार उन्होंने पूछा कि कितने सेक्रेटरीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रहते हैं, या कितने ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो देश चला रहे हैं, कितने ऐसे आईएएस हैं जो देश चला रहे हैं, कितने ऐसे यहाँ जो बैठे पत्रकार हैं जो ओबीसी पत्रकार हैं, तो कोई शायद एक कैमरामैन ही हाथ उठाया था। तो इस पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस जो इस ओबीसी एससी एसटी की तरफ जा रही है, या उनके हित की बात करती है, उनके अधिकार की बात करती है, इसको लेकर आप बतौर आप प्रोफेसर, आपका क्या मानना है? क्या भाई, वेरी पॉजिटिव टू हिम, आई एम वेरी पॉजिटिव टू कांग्रेस आल्सो। व्हाई? बिकॉज यू सी कि द अर्लियर कांग्रेस were not able to bring all SC ST in that club. Now Congress is giving the leadership. कांग्रेस अब SC ST OBC को लीडरशिप देने को तैयार हो गई, जो पहले नहीं था। कांग्रेस also giving new ideas to the SC ST OBC। अब जाति जनगणना का शुरुआत कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले जाति जनगणना करेंगे। ये तो हमारा डिमांड है। हम चाह रहे हैं कि जाति जनगणना शुरू हो, रिसोर्सों का ठीक से बंटवारा हो, तभी तो पता चलेगा कि किस कास्ट के किस लोग जुडिशरी में हैं, लेजिस्लेटिव में हैं, प्रोफेसर्स हैं, कैसे बनेगा। बिहार और प्लस छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, जाति रिजर्वेशन लिमिट बढ़ाई, वहाँ बढ़ाई के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे राज्यपाल ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। ऐसे ही राज्यपाल हर जगह के, बिहार में भी राज्यपाल प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आपका कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के जो बैठे हैं, वो केंद्र सरकार मतलब एक तरीके से दखलंदाजी करती है, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार दखलंदाजी, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का ही एक तरीके से। बिल्कुल। आप देखिए कितना बड़ी लड़ाई आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के, ऑनरेबल राज्यपाल हैं केरला सरकार के, केरल सरकार को लेकर के हमेशा। इसी तरह से जो राज्यपाल तमिलनाडु में है, स्टालिन को लेकर के कितने बिल वापस कर दिए। तो राज्यपाल एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं केंद्र सरकार का, और वो उसको रोकने के लिए। तो ये सब जगह हो रहा है। तो यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है केंद्र में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाति जनगणना जो कभी रुकी गई थी, मैं उसका सवाल उठाया ही नहीं गया। अब जब जाति गणना जब हो जाएगा तो हम उस प्रतिशत के आधार से सबको बंटवारा करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल निगल जमीन भी बटे, किसके पास कितनी जमीन है, कि जैसे बिहार में हुआ, ऐसे ही सब जगह पे होना चाहिए। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि जाति जनगणना जो बिहार में हुई, उसमें कुछ जाति वो डेटा जानबूझकर बढ़ा दिया गया। नहीं, बीजेपी तो हर चीज में आरोप लगा रही है, तो उसका क्या कहा जाए। बीजेपी तो अब उसके पास इस सवाल का जवाब तो है नहीं बीजेपी के पास, तो बीजेपी मिसगाइड कर रही है। तुम ही करा लेते, मैं कहता हूँ मोदी से आप ही करा लो, आप ही जाति जनगणना कराओ, काहे नहीं कराने को तैयार हो रही है। तो जो कांग्रेस या विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है, इससे क्या एक तरीके से आपको लगता है कि बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है, उस पर ये एक तरीके का डायरेक्ट काउंटर अटैक हो पाएगा इससे? हाँ, बिल्कुल इससे काउंटर, बीजेपी का रथ इसी से रुकेगा। जितना जैसे 75% रिजर्वेशन बढ़ा है, तो मैं तो कहता हूँ कि इसका 90%, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 90% हमारा है, तो रिजर्वेशन 90% होना चाहिए था। और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। और ये तो रास्ता माननीय प्रधानमंत्री ने ही दिखाया हमें
तो मतलब जैसे ये EWS को लेकर के भारत की सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बड़ा स्कैम, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और तमाम लोगों ने इस पर बहस भी की थी। दुखद बात है कि उसमें हम सफल नहीं रहे, लेकिन यदि सरकार आती है तो मेरा ये डिमांड होगा कि EWS के ऊपर एक सर्वे कराया जाए, और जो पॉलिटिक्स EWS का इन्होंने चली हैं कि बिना सर्वे कराए, बिना डेटा इकट्ठा कराए आपने EWS दे दिया है और हमसे आप डेटा मांगते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप हमसे डेटा मांग, अपने लिए आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमसे डेटा मांग रहे हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं होंगे, उनको मारा जाएगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे महुआ हो, चाहे पंसारे हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कलबुर्गी, कोई भी मारा जाएगा, चाहे प्रशांत कनौजिया हों। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको आसानी से पचा लेंगे। अच्छा, प्रशांत कनौजिया, आप जो पत्रकार की बात कर रहे हैं, जी जी जी। तो जिस प्रकार से भी आपका एक बयान ये भी है बीच में कि आप कहते हैं कि इंटरव्यू के में और यूनिवर्सिटीज़ में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। SC/ST आयोग ने इस पे ध्यान भी दिया था, SC/ST आयोग ने जवाब मांगा था। क्या है ये मामला? देखिए, मैंने एक TV 18 में बयान दिया था। उन्होंने हमसे पूछा था कि भारत में किस प्रकार के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस तरह की घटनाएं घटती हैं, नंबर कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो उसमें मैंने बहुत से मुद्दे उठाए थे, और ये भारत की सच्चाई है। पहली सच्चाई ये है कि यहाँ जाति एक सच्चाई है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सहित तमाम यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, खासकर इंटरव्यू में मैं स्पष्ट हूँ। और इसका अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसके थ्रोट कमेटी का रिपोर्ट उठा लीजिए, वो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। पता नहीं सरकार को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरा, बालचंद मुंगेकर का रिपोर्ट उठा लीजिए। बालचंद मुंगेकर की सेम रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में जाति के आधार पर नंबर दिए गए, बच्चों ने फांसी लगाई। ये रिपोर्ट जब आई तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि अपर कास्ट के लोगों ने, टीचरों ने जानबूझकर नंबर नहीं दिया, उन पे कार्रवाई हुई, सस्पेंड भी हुए। इसके थोड़ा सा जो कमेटी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैसे जाति के आधार पे आप बच्चों से भेदभाव करते हैं। यानी अपर कास्ट का बच्चा रहेगा, कई क्राइटेरिया हैं, तो आप उसको आगे बैठाओगे। अपर कास्ट का बच्चा रहेगा तो ज्यादा समय दोगे। अपर कास्ट का बच्चा रहेगा तो उससे ज्यादा सवाल पूछोगे। अपर कास्ट का बच्चा रहेगा तो एक्स्ट्रा समय दोगे। लेकिन जब वही बच्चा SC/ST OBC का होता, BC से SC का, तो आप ना समय देते हो, ना सवाल पूछते हो, और नंबर भी काटते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेटी की रिपोर्ट है। और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने शिद्दत से महसूस किया कि हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। ये मैंने मुद्दा उठाया, और मीडिया ने जानबूझ के इसको तूल दिया। मैंने ये भी कहा था कि जूनियर सीनियर टीचर, जूनियर जो सीनियर और जूनियर के नाम पे बड़ा लड़ाई झगड़ा हर यूनिवर्सिटी में है। तो जो जूनियर टीचर वो पिस जाता है और सीनियर टीचर अपना मनमानी करता है, ये अभी रोकना चाहिए। और क्या होता है कि ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे जो पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी है, या रिसर्च स्कॉलर को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। यानी वो रिसर्च स्कॉलर दूसरे टीचर से बात नहीं कर सकता है। मतलब 100 छात्रों के साथ जो यूनिवर्सिटीज में लड़के PhD कर रहे हैं, 100 छात्र हैं, इसे मतलब एक तरीके बंधुआ मजदूर ट्रीट किया जाता है। मैंने उनको अपना ये मान लिया जाता है कि ये मेरा गुलाम है। गुलाम कैसे कहें, मतलब ये मान लिया जाता है कि वो मेरा है, वो किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसा तो रिसर्च नहीं चलना चाहिए ना। मुझसे बहुत से रिसर्चर्स को चोरी चोरी बाहर मिलते हैं, डिपार्टमेंट के बाहर मिलते हैं, मेरे घर पे मिलते हैं बहुत से रिसर्चर्स को, और उनका एक शिकायत होता है कि मेरे सुपरवाइजर आप सर आपको पसंद नहीं करते, और देख जाएंगे तो आपको मेरे साथ बहुत नुकसान होगा। मतलब शिक्षा के एक जो केंद्र है वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक टाइप चीजें हो रही हैं। तो ये बात मैंने उठाई थी, लेकिन खैर इस मुद्दे पे कि जाति के आधार पर नंबर दे, तो इस मुद्दे पे मैं कमीशन, चूंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे को नोटिस दिया था और बच्चे राजी नहीं हुए क्योंकि उनके करियर का सवाल था, तो मैंने कहा था कमीशन से कि कमेटी बनाए। ठीक है, तो ये मुद्दा अभी भी पेंडिंग है, कभी भी इसका जिन निकल सकता है। हाँ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी छात्रों के मुद्दे पर कोई प्रोफेसर ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन अभी हाल में ही जो 400% फीस हाइक हुई, जो फीस हाइक हुई, उस पर प्रोफेसर विक्रम ने खुलकर छात्रों को समर्थन दिया और मौके पे धरने बैठे। क्या था ये पूरा मामला?
आप बताइए कि वर्तमान सरकार यूनिवर्सिटी सिस्टम को निजीकरण की तरफ ढकेल रही है। हमने देखा बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए बन रही है कि जो धनी घर के बच्चे हैं उनको बैठे बैठे पैसे के आधार पर डिग्री मिल जाए, और जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसमें गरीब घर के बच्चे रहें। सरकार जानबूझ करके फीस हाइक व्यवस्था कर रही है। जाहिर है कि आप बताइए कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, किसी के पिताजी दुकान पे चला रहे हैं, कोई छोटा दुकान है, बड़े घराने के बच्चे नहीं हैं, तो उनको अगर 40,000 रुपया फीस देना पड़ जाए, 5,000 फीस देना पड़ जाए, किताब खरीदनी पड़ जाए, तो कहाँ से लेकर आएगा। बहुत से बच्चे इसीलिए पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। मैं फ्री हाइक की इसलिए बात करता हूँ कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए। देखिए, फ्री एजुकेशन होने से बच्चों के ऊपर और गार्जियन के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। इसके पीछे मेरा तर्क यह है कि जो नॉर्डिक कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, हाँ, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन सभी कंट्री में फीस हमारे एजुकेशन फ्री है। कई यूरोपियन कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी, जर्मनी में, तो वहां तरक्की कितना है, मतलब एक गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा और निजीकरण से वो बच्चा आप वंचित रह जाएगा। हाँ, अगर फ्री एजुकेशन होता तो मुझे जेएनयू में इतना स्ट्रगल करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो लोग हेट दृष्टि से देखते हैं। जेएनयू की फीस तो फिर भी बहुत कम है अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में। बहुत कम है, बहुत। लेकिन फिर अगर फीस फ्री हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और इसके पीछे में आधार भी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑलरेडी समाजवाद की बात की है कि फीस फ्री होना चाहिए, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो सरकार तो नहीं करना चाहती ना। आपने निजीकरण बढ़ा दिया, और निजीकरण में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो भी क्यों सरकारी क्षेत्र पर लागू होगा। मोदी साहब क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में लागू करते रिजर्वेशन। तो प्राइवेट सेक्टर तो अडानी अंबानी की कंपनियां वहां नहीं लागू करेंगे। किसी भी कंपनी, टाटा बिरला, डालमिया, गोनिका की कंपनी है, वो रिजर्वेशन को लागू नहीं करेंगे। करना चाहिए, करो प्राइवेट। बाबा साहब ने ऑलरेडी इसमें अंग्रेजों से बात की थी कि ठेका में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए था, क्यों नहीं कर रही है। फीस की समस्या है वो दरअसल सभी लोगों की समस्या है। हमें तो मैं मांग करता हूं कि फीस एकदम न लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो आने वाले समय में रूसो की तरह जो अपने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, अपनी पुस्तक एजुकेशन में ये बात कहता है, वो होना चाहिए। तो फ्री ऑफ एजुकेशन होने से मेंटली आपको जो गार्जियन है वो प्रेशराइज नहीं होगा, और आप भी फ्री होकर के अपने सपनों का उड़ान भर सकते हैं। जी, तो ये मेरे साथ प्रोफेसर विक्रम थे, जो इस वक्त बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तैनात हैं। प्रोफेसर विक्रम बदलाव, वैज्ञानिकता और तार्किकता की बात करते हैं। एक धड़ा ये कहता है, दूसरा धड़ा इनके ऊपर आरोप लगाता है कि तमाम जो आरोप थे वो उस पर इन्होंने अपनी बड़ी मुखरता से उसका जवाब दिया, बेबाक होकर। तो उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, और इस चर्चा से जुड़ने के लिए प्रोफेसर विक्रम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।